हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। कैसे हैं मेरे भाई लोग? बड़े परेशान हाल है, खासकर दुबई और इंडिया वाले लोग, जहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा लेवल में हो रहा है और सऊदी में तो बात ही नहीं है। कई वीडियोस हम लोग बनाते हैं, उस वीडियो में बहुत बारीकी से समझाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। शायद हमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए, या शायद हमारी कंपनी को ब्लेम करना चाहिए, या किसी और को जिसने तुम्हारी फाइल बनाया, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करोगे। आप क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप सही हो, बाकी सब लोग गलत हैं। तो यहां पे एक चीज बता दूं, ना आप गलत हो, ना हम गलत है, ना कंपनी गलत है, ना गवर्नमेंट गलत है। यहां पे गलती होती है फाइल बनाने में। फाइल बनाने का मतलब क्या होता है? जब फाइल बनता है तो डॉक्यूमेंट्स को बराबर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चले बात करते एक नई चीज के साथ। तो जो चैनल नए पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक करिए। इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे इस मैटर पे, क्योंकि आज बात थोड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पे आज जो लोग मुझे देख रहे हो ना, पूरा देखियो। आज मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ बताऊंगा कि कहां पे हम मिस्टेक कर बैठते हैं और हमें उसे सही करना कब चाहिए। देखो, लोग बीच में सब लोग बहुत वीडियो बना रहे थे कि प्रोफेशन के साथ आपका सीवी मैच होना चाहिए, इससे वीजा मैच होना चाहिए, वर्क परमिट मैच होना चाहिए। ये बात हकीकत है। अगर मैं एक अकाउंटेंट हूं और मैं अगर एडमिन में जा रहा हूं तो भी रिजेक्शन हो सकता है। अगर मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं टेक्निकल में जा रहा हूं तो भी रिजेक्शन हो सकता है। अगर आप वेटर हो और क्लीनर में जा रहे हो तो भी रिजेक्शन हो सकता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। इस चीजों पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है। आप अपनी देखो, फॉर एग्जांपल मैं दुबई के अंदर बैठा हूं और मैंने एक वीजा देखा था एक बंदे का, जिसपे लिखा था फर्स्ट कमिश। मैं कभी वो नाम नहीं सुना था। वीजा पे जो वीजा था, मैंने कभी वो नाम नहीं सुना था, लेकिन वो बंदा जा रहा था शेफ में, उसका भी रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उससे पूछा ये वीजा ऐसा क्यों है? तो उसने बोला ये ऐसे ही डालते हैं यहाँ पे, मैंने कभी सुना नहीं था। तो मैंने उससे जानना चाहा कि ये क्या होता है। तो उन्होंने बोला ये भी शेफ है, वो भी शेफ है। अब क्या होता है, जो वीजा में लिखा है ना वो वही पढ़ते हैं गवर्नमेंट वाले, वो जो एम्बेसी वाले होते हैं, उनको बोलते लगता है लेबर क्लास का बंदा शेफ में जा, कैंसिल कर दो। अब एक बंदा है जिसका प्रोफेशन भी सेम था, जिसका सब कुछ सेम था, मैंने खुद देखा, उसका सब कुछ सेम था, फिर भी उसका रिजेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कुछ चीजें हाइड की हुई थी। हाइड के इन द सेंस, शायद पास्ट में उसका कोई वीजा रिजेक्ट हुआ था जो मुझे नहीं बताया गया, ठीक है, जो मैंने जाना ही नहीं उसके। जब मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी कोई हिस्ट्री रही है, तो उसने सामने से बोला हाँ भाई मेरी हिस्ट्री रही रिजेक्शन का। तो वहां पे भी ये रिजेक्शन हो जा सकता है, क्योंकि शायद उस बंदे ने किसी और टाइप का वीजा उस समय अप्लाई किया था, अब वो किसी और टाइप की वीजा में अप्लाई कर रहा है। तो वहां पे शक पैदा हो जाता है कि बंदा पहले तो कुछ और अप्लाई किया था, अब वर्क परमिट पे जा रहा है, तो यहां पे रिजेक्शन हो सकता है। फिर आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी बंदे का। जब डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर लेटर हेड पे ना हो ना, मतलब कंपनी का प्रॉपर लेटर हेड ना हो, लेटर हेड पे बराबर एचआर का साइन ना हो, या उस पे स्टैम्प ना हो, या उस पे सील ना हो नोटरी वाले का सील हर, अगर अब ब्लैंक पेज पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल सारे ब्लैंक पेज है, तो हर पेज पे नोटरी का स्टैंप होना लाजिम है, मतलब जरूरी है। हर पेज पे नोटरी का स्टैम्प होना चाहिए या कंपनी का स्टैम्प होना चाहिए। अगर व्हाइट पेपर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बना रहा है तो, प्लस जिस बंदे ने इन्विटेशन साइन किया उसको ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहिए और इनिशियल हर पेज पे साइन होना चाहिए। अदरवाइज ओरिजिनल लेटर हेड पे उसका प्रिंट आउट निकाल के नोटरी करना लाजिम है आज के समय में जो कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। इन्विटेशन कुछ लोग टू होम इट में कंसर्न लिख देते हैं और खाली यू ही लिख के छोड़ देते हैं, या कोई नई दिल्ली माल्टा एम्बेसी लिखते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जो नाम है ना वो लिखो, माल्टा एम्बेसी, हाई कमीशन ऑफ न्यू दिल्ली माल्टा, वो लिखो, उस पर लिखवाओ, लिखो आगे न्यू दिल्ली इंडिया। वीएफएस के अगेंस्ट में इनविटेशन नहीं बनता है। आपकी कंपनी बहुत बड़ी, माल्टा की जितनी भी कंपनियां गलती कर रही है, ये इनविटेशन प्रॉपर एम्बेसी के नाम पे बनता है। ऐसे कुछ भी एम्बेसी आप उठा के नहीं बन सकता है, आपको नहीं चलेगा। इनविटेशन बराबर होना चाहिए। जिस बंदे ने भी साइन किया, भले वो मालिक हो, एचआर हो, मैनेजर हो, उसकी आईडी कॉपी लाजिम है, मतलब जरूरी है। इनविटेशन पे जिसने साइन किया, अगर वो नहीं करता है साइन, तो आप उनको मेल करके बोलो कि प्लीज मेरे को आईडी कार्ड की कॉपी प्रोवाइड करो। और आपको कोई ईमेल अगर देते हैं कि नहीं हम आईडी कार्ड की कॉपी नहीं देंगे, तो ईमेल को अटैच कर लो। ईमेल को अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं दूसरा क्या, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ ऐसा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा शक की नजर में जाता है। चलो जॉब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह भी हो वो लोग समझ जाएंगे, इन्विटेशन कुछ भी समझ जाए। अब डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, बंदा रहने वाला कहां है, मतलब मेरे कंट्री में तुम जाओगे, कहां रहोगे, तुम मेरे को कैसे पैसे देने वाले हो। डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मैनेजर लोग, उनके या मालिक लोग, ऊपर खुद का एड्रेस लिखते हैं। अरे भाई तुम क्या खुद के एड्रेस पे बंदे को रखने वाले हो क्या? नहीं ना। तो सेकेंडरी एड्रेस जो नीचे उस पर तो लिखो, प्लस
बहुत सारे मालिक लोग क्या करते हैं, मैनेजर लोग सेकंड लाइन का जो लाइन होता है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उसमें ब्लैंक छोड़ के भेज दे, बोलते तुम खुद से भर लो। मेरे भाई दूसरी राइटिंग हो जाती है ना, ऊपर दूसरी राइटिंग, नीचे दूसरी राइटिंग, दूसरी राइटिंग में भी शक होता है। बात को आप लोग समझते नहीं, आपके कंपनीज को बोलो ये बात शक वाली बात है। उसके बाद डिक्लेरेशन प्रूफ हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ के बाद जो नीचे साइन होता है ना, मैनेजर का प्रॉपर साइन होना चाहिए, और जो नोटराइज मस्ट नोटराइज्ड है। बाकी सब डॉक्यूमेंट अगर कंपनी के लेटर हेड पे है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, इनविटेशन जो भी है, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ मस्ट है कि वो नोटराइज होना ही चाहिए वहां के लॉयर से। करंट डेट में बहुत लाजिम होना जरूरी है। फर्स्ट पेज पे अगर स्टैम्प ले सको तो बेहतर है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पेज पे लाजिम आपको चाहिए, मतलब जरूरी ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते, डाउट करते डिक्लेरेशन, मैं बोलूंगा इग्नोर करो, इग्नोर करो। होटल बुक कर लो booking.com से। नहीं किसी को आता, मुझे कांटेक्ट करो visasmalik@gmail.com पे। इग्नोर करो, वीजा रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए ना, होटल बुक करो, 15 दिन का हॉस्टल बुक कर लो, कुछ नहीं होता उससे। कंफर्म होटल बुक कर लो, उससे वीजा मिल जाता है। ये हो गया। अब ये 3 डॉक्यूमेंट आपका वहां से आ गया। वर्क परमिट तो आपका जेन्युइन है ही है। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके बराबर हो गए ना, खासकर ये 4 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करो, तो ये मत सोचना कि वीजा आपको मिल जाएगा। नहीं, आगे भी गेम है, सुनते रहो। जो लोग स्किप करने की कोशिश कर रहे हो, आगे ध्यान से सुनो। ट्रेवल इंश्योरेंस। अच्छा, ट्रेवल इंश्योरेंस का क्या गेम है? ट्रेवल इंश्योरेंस आपके ट्रेवलिंग डे से लेके 90 दिन की वैलिडिटी चाहिए, लेकिन अगर आप दुबई में हो, इंडिया का इंश्योरेंस ले रहे हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप दुबई में हो, इटली से इंश्योरेंस ले रहे हो, नहीं चलेगा। जिस कंट्री से जा रहे हो उस कंट्री से इंश्योरेंस लेके जाओ, सिंपल फंडा है। जिस कंट्री से जा रहे हो उस कंट्री का इंश्योरेंस लेकर जाओ। गल्फ का इंश्योरेंस दुबई से बन सकता है, इंडिया का इंश्योरेंस इंडिया में बनता है। इंडिया का इंश्योरेंस इटली से मत खरीदो। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद टिकट। देखो कितनी बार मैंने आप लोगों को समझाया कि टिकट, आप खाली टिकट नहीं लो, बंदे को पैसे दो, ट्रेवल इंश्योरेंस वाले को, ट्रेवल एजेंसी वाले को, उसको बोलो भाई मुझे जेन्युइन लाइफ चाहिए। अब क्या होता है, लाइव होने का मतलब बोलते हैं भाई 15 दिन के अंदर कैसे लाइव मिलेगा, यही फिर गलती कर बैठते हो। टिकट और ट्रेवल इंश्योरेंस, जिस दिन आपका वीएफएस का एप्लीकेशन है, मैं बोलता हूं आप लोगों को 30 डेज का गैप लेके चलो। मैं तो 20 डेज बोलता हूं ना, 20 वर्किंग डेज बोलता हूं ना, तो 30 डेज का गैप लेके चलो। मतलब अगर 1 जनवरी का एप्लीकेशन कर रहे हो तो टिकट का जो टाइमिंग है और जो भी है वो 30 जनवरी का रखो। 30 डेज का लेके चलो, क्या मसला है। देखो इंडिया में अप्लाई करोगे तो भी आपका 1 महीना गुजर जाता है, यहां दुबई में अप्लाई करोगे 10-15 दिन गुजर जाता है। 1 महीने का गैप लेके चलो। 1 महीने का गैप रखने से क्या होगा, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्या होता है, कभी कभी लास्ट में फाइल ऑफिसर के पास पहुंचता है, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड माल्टा में आजकल हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, तो उनके पास जब लास्ट में फाइल पहुंचता है, बोलता है यार ये तो 25 तारीख मेरे पास आ गया, ये 30 को जाने वाला है, मतलब ये झोल है, छोड़ दे। कभी कभी ऐसा होता है। इसके लिए आप 1 महीने का गैप लेके चलोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। उनको भी पता है कि टिकट सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो चेक करके देखेंगे हाँ बंदा वाकई में जाने वाला है। कुछ लोग क्यों ऐसा करते हैं मालूम, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, जब इंश्योरेंस सही नहीं हो, टिकट सही नहीं, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि बंदा माल्टा उधर के कहीं और ना भाग जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माल्टा का वीजा, एंट्री वीजा पाना चाहते हैं और इटली और जर्मनी भागना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बता दो इसी वजह से रिजेक्शन आपका होता है। मैं एक वीडियो बनाया था कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग बहुत ज्यादा भाग रहे थे, वीजा रिजेक्ट होने लगा। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन हो रहा है आपके डॉक्यूमेंट के मिस्टेक से, अब एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। एक बंदे ने बोला मलिक भाई आपने जो फॉर्म भरा इसमें गड़बड़ है। मैंने बोला भाई मैंने पूरी दुनिया का वीजा लगा चुका हूं, मुझे पता है फॉर्म एप्लीकेशन क्या होता है। उस पे एक होता है इंटेंड डेट ऑफ डिपार्चर, और मतलब आपको जाना कब है, आना कब है। आने के समय एनए लिख सकते हो, एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, कि मैं कब आऊंगा मुझे नहीं पता। ये फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है कि कब आओगे आप, लेकिन जाने का डेट तो आपको मालूम है। आने का डेट ब्लैंक क्यों छोड़ते, यानी क्यों लिखते? क्योंकि मैं तो वर्क परमिट पे जा रहा हूं, मैं तो आने वाला हूं ही नहीं है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब देखो। आपको एक बात, एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे रिजेक्शन हो सकता है। कब होगा? जब आप अपनी कंपनी का डिटेल नहीं डालोगे जहां काम कर रहे हो, जब उनका ईमेल आईडी नहीं डालो तब रिजेक्शन हो सकता है, जब उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालो तब रिजेक्शन हो सकता है, खुद का ईमेल आईडी नहीं डालोगे, खुद का प्रॉपर एड्रेस नहीं डालोगे तो भी रिजेक्शन होने के फुल चांसेस होते हैं। जहां जा रहे हो, कौन सी होस्ट कंपनी है उसका डिटेल, उसकी ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ईमेल आईडी डालते खाली नंबर डाल देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें भी रिजेक्शन हो जाता है। फिर आपको होस्ट कंपनी ने तो बुलाया, लेकिन कहां रहने वाले हो, क्योंकि होस्ट कंपनी ए हो गया और बी मतलब होटल में रहने वाले, तो उसका भी एड्रेस पूरा लिखना है, उस होटल का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखा है, एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपको पूरा डिटेल लिखना है फॉर्म पे के ऊपर। उसके बाद नीचे जो देखोगे ना,
आपका बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ, हाँ सही बात है, टिक कर दो। अगर डिक्लेरेशन कंपनी की तरफ से आ रहा है तो अदर में ऑप्शन जाके देखो, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय हिमसेल्फ लिखो, नीचे प्रीपेड एकोमोडेशन लिखो, प्री ट्रांसपोर्ट लिखो, खत्म हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत मस्ट है। और आपने कभी फिंगरप्रिंट दिया था, तो अगर कभी फिंगरप्रिंट भी दिए तो सेक्शन को फुल करो, फिल करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो कि पासपोर्ट का नंबर बराबर डाले हो कि नहीं, एक्सपायरी बराबर डाले हो कि नहीं, जिस कंट्री से आप रह रहे हो उस कंट्री का आपने रेसिडेंट तो लिखा है ना। यहां पे और बात करते हैं, जो यूई से लोग जाते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आप आधार कार्ड डालते हो, नहीं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो अपना आधार अपना एमरेट्स आईडी नंबर है 784 जो भी 1988 जो भी है ना, वो आपको डालना होता है। आधार कार्ड नंबर नहीं डालना होता। जो यूएस से ट्रांसफर जो ट्रेवल कर रहे हैं या सऊदी जो ट्रेवल करें, उनको अपना इकामा नंबर जो भी है वहां पे नेशनल आईडी कार्ड वो नंबर डालना चाहिए। तो ये हो गया, ये पूरा सेट अब रेडी हो गया। ये सेट हो रहने के बाद देखिए 4 डॉक्यूमेंट वहां का हो गया, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टिकट हो गया, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मस्ट लगाइए, वैक्सीन लगा दिया, ये लगा दिया, टिकट लगा दिया, 4 पेपर वो लगा दिए, एक बंच बन गया। साथ में ऊपर अपने अपॉइंटमेंट कर रखा। मेरे भाई अगर आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट है ना, किसी का मजाल नहीं है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। मसला नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सही होना चाहिए, आपका इन्विटेशन सही तरीके से होना चाहिए, आपका डिक्लेरेशन प्रूफ या होटल सही जेन्युइन होना चाहिए, इंश्योरेंस जेन्युइन होना चाहिए, टिकट जेन्युइन होना चाहिए, ये आपका परफेक्ट है। और आपका कोई केस पुराना नहीं था, कोई केस पुराना नहीं था रिजेक्शन का, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको वीजा मिल जाएगा। आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, आपका कोई चेक बाउंस का केस नहीं होना चाहिए पुराना, आपका कोई क्रेडिट लिमिट ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए कि आपके नाम पे कभी उन्होंने इतिहाद ब्यूरो या फिर सिविल में केस किया होगा तो भी वीजा रिजेक्शन होता है। कि जो अपनी कंट्री में खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, मेरे कंट्री में जाके वो पता नहीं क्या करेगा। ये सब चीजें अगर आप गवर्नमेंट से हाइड करते हो तो बहुत बड़ा मसला है। मैं पहले बता देता हूं कि ये सब चीजें कभी हाइड मत करो। अगर किसी से फाइल बना रहे हो, किसी का एडवाइस ले रहे हो, किसी से जॉब ले रहे हो, उनको बताओ कि मेरी हिस्ट्री रह चुकी है, तो एटलीस्ट तुम्हें सही गाइड करेगा कि फाइल बनाना और किस तरह से। इस पे कई टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक्स को यूज करना होता है। ऐसे नहीं कि किसी भी जो बंदे ने कभी कोई वीजा ही नहीं देखा है, जो वीजा ने अप्लाई ही नहीं किया, उसको क्या पता कि एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है। आज कई सीवीज में बना रहा हूं, कई लोग को जॉब लग रहा है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। हम लोग जानते हैं कि सामने वाला एचआर वाला, ये इमिग्रेशन वाला क्या देखेगा सीवी में, या एप्लीकेशन फॉर्म में क्या देखने वाला है, डॉक्यूमेंट में क्या देखने वाला है। आजकल जो ये रिजेक्शन हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई आपकी खामियां है, उसको ध्यान देंगे तो पता चलेगा। कोई भी कंट्री इसी तरह से वीजा रिजेक्ट नहीं करती है। फिर भी आपको लग रहा है रिजेक्शन हो रहा है तो थोड़ा दिन रुक जाइए, 1 महीने बाद का डेट लेके फिर अप्लाई कीजिए, अगर आपको डर अभी भी है तो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि खुद का एप्लीकेशन फॉर्म मत भरिए खुद से, हमेशा एक प्रोफेशनल बंदे से भराइए। और जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है प्लीज वो पूरा भरिए, वो टिक कीजिए। लेकिन एक बात यहां पे बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे कभी रिजेक्शन नहीं होता, हमेशा रिजेक्शन होता है आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे। क्योंकि एप्लीकेशन पे कभी कभी ओवर राइटिंग भी वेफेस वाले कर देते कि नहीं ये सही नहीं था, ऐसा लिख देता हूं, वो चलता है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट अगर परफेक्ट नहीं है तो आपके रिजेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि सही से फाइलिंग कैसे करना है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं मलिक भाई इस पे ऐसा लिखा है रीजनेबल डाउट, यही रीजनेबल डाउट है। इस पे ऐसा लिखा है कि जाके वापस नहीं आओगे, यही प्रॉब्लम है कि डिक्लेरेशन सही नहीं था, शायद आपका कोई पुराना केस था, कुछ भी वो लिख सकते हैं, इंटेंशन ऑफ ट्रेवल आपका सही नहीं था। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना कि क्यों कोई वीजा रिजेक्ट हो। ये खाली माल्टा को लेके नहीं है, ये मैं हर कंट्री के बारे में बता रहा हूं कि फाइलिंग का सिस्टम कैसे होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका सारा पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, आधार कार्ड जो भी होता, पैन कार्ड वो लगा लिया, उसके नीचे आपने टिकट लगा दिया, इंश्योरेंस लगा दिया, होटल या डिक्लेरेशन लगा दिया, उसके नीचे वर्क परमिट लगा दिया, उसके नीचे जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, उसके नीचे इन्विटेशन लगा दिया, उसके नीचे अपना आईडी कार्ड की कॉपी ऑनर के लगा दिया, बात खत्म। यहाँ पे फाइल लेके जाओ, किसी का मजाल नहीं कि वीजा आपका रिजेक्ट हो जाए। सही तरीके से फोटो हमेशा अपने प्रोफेशन के हिसाब से दो। कई बार मैंने वीडियो में बताया कि हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड टी शर्ट और शर्ट में दो, कोट बीट का इस सिस्टम बंद कर दो, ये बंद हो गया है। लोग आजकल हेट करते हैं। नॉर्मल फोटो रखो, जो भी होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ट्राई करो कि अगर शेव भी करते हो तो दाढ़ी बीड़ी बना के फोटो खिंचाओ। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। और भी कई चीजें लेके आता हूं, खाली माल्टा के बारे में, पोर्तुगाल के भी अपडेट लेके आता हूं। लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन कभी कभी बन जाता है, क्योंकि आप लोग को बहुत सही तरीके से मुझे समझाना पड़ता है कि कैसे कैसे किस चीजों को क्या करना चाहिए। तो शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे आइए, और किसी को कवर लेटर सीवी
बनाना है या मुझसे काम कराना है तो मुझे शेयर बता सकते हैं कि मैं आपका हेल्प जरूर कर दूंगा। जो भी नॉमिनल फीस है वो लूंगा, नॉमिनल फीस लूंगा। बहुत सारे मैसेज करते हैं मलिक भाई आपने तो फ्री बोला था। फ्री इस दुनिया में कोई नहीं मेरे भाई, आपकी जॉब फ्री में नहीं है, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होता है। तो जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं हम लेते हैं, आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। visasmalik@gmail.com मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का रिप्लाई 48 आवर्स है, 48 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन छुट्टी का जब दिन रहता है तो नहीं। प्लीज मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रात को मैसेज ना कीजिए, रात को टन घंटी नहीं बजाइए, बहुत मसला हो जाता है, रात की नींद खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को मैं रिस्पॉन्ड ना करूं, मैं चाहता हूं कि हर एक बंदे को रिस्पॉन्ड बराबर मिले। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह सपोर्ट कीजिए। तबरेज मलिक सबको सैल्यूट करता है।